चलिए शुरू करते हैं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर 1 पे आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया है, आपके कमेंट्स भी मुझे मिले हैं। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से रेस्पॉन्ड किया है और इसीलिए मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या दिया है और यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। देखिए, मेन जो इस चैप्टर की थीम है वो ये है कि हंटिंग गैदरिंग से हम फूड ग्रो करने की तरफ कैसे बढ़े, हमारी क्या जर्नी जर्नी रही। तो पहले जो इंसान थे, जैसा मैंने कल भी आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि पहला जो हमारे जो पूर्वज थे एंशियंट टाइम में, वो लोग हंटिंग और गैदरिंग से अपना जीवन चलाते थे। किसी जानवर को किल करके, हंट करके, फिर उसको खाना पकाना, इस टाइप से काम चलता था। या जंगलों में जो पेड़ पौधे, कंद फल मूल जो भी मिल जाए उसको गैदर करके अपना जीवन यापन करना। आइए समझते हैं इस चैप्टर में इसके बारे में और क्या क्या बताया हुआ है। वी नो अबाउट पीपल who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today, we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. तो पहले पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है कि जो पहले के लोग थे, अगर हम एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर पहले की बात करें तो 2 मिलियन ईयर मतलब आज से 20 लाख साल पहले की। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल पहले की भी अगर हम बात करें, जिनको हम आज हंटर गैदरर कहते हैं। ये हंटर गैदरर नाम वहां से आता है जैसे उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए फूड को इकट्ठा करना चालू किया था, हंटिंग के थ्रू, गैदरिंग के थ्रू। Hunters and gatherers moved from place to place. There are many reasons for this. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have been eaten up all the available plants and animal resources. अगर हंटर गैदरर एक जगह पर रुकते तो वहाँ जो प्लेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं, या तो वो उन सबको एक समय पर आके ख़त्म कर देते, या second, animals move from place to place either in search of small prey or, in the case of deer and wild cattle, in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. आज एनिमल कोई यहाँ से चल के दूसरी जगह पहुंच गया, तो अगर आपको उसको हंट करना है तो आपको भी उसको पीछे पीछे फॉलो करके वहां तक जाना पड़ेगा। तो माइग्रेट करने के दो कारण थे। ये जो प्लेस टू प्लेस मूवमेंट है, ये दो कारण से होता था। या तो एक जगह से दूसरी जगह हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब खत्म हो चुके हैं, या कोई एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया है तो उस एनिमल की सर्च में, किसी प्रे की सर्च में, किसी शिकार की सर्च में हम वहां पे जा रहे हैं। तीसरा कारण है, थर्ड, द प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। ये भी कल मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि अगर कोई पेड़ एक इस सीजन में फूल दे रहा है या फ्रूट्स दे रहा है, तो हो सकता है कि वो अगले सीजन में फ्रूट्स ना दे। तो अब आपको ये जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा जहां दूसरे फ्रूट्स मिल रहे हैं, दूसरे प्लांट्स फ्रूट्स दे रहे हैं। ये तीसरा कारण है। फोर्थ कारण ये है, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। नाउ water is found in lakes, streams and rivers. While many lakes and rivers are perennial, others are seasonal. सबसे मुख्य कारण ये भी है। देखिए, आपने देखा होगा कई नदियों में तो साल साल भर पानी रहता है, आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ नदियां, कुछ तालाब ऐसे होते हैं जहां पर पानी सीजन वाइज सूख जाता है। जब बरसात आती है तो पानी उनमें भर जाता है, और जब बरसात नहीं रहती है तो वहां पानी सूख जाता है।
इसी कारण से पानी की सर्च में भी लोग एंशियंट टाइम्स में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हमें कैसे पता इन लोगों के बारे में? तो आर्कियोलॉजिस्ट, जिनके बारे में कल हमने डिस्कस किया था, archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood, and bone, of which stone tools have survived the best. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है हंटर गैदरर्स के बारे में। कैसे? जो टूल्स उन्होंने यूज किए हैं, टूल्स के माध्यम से। ज्यादातर जो टूल्स हैं वो स्टोन के बने हुए हैं, या फिर लकड़ियों के हैं, या फिर बोन्स के बने हुए हैं। Some of these stone tools were used to cut the meat and the bone, scrape bark from trees, and hide animal skins, chop fruits and roots. अब देखो, अगर कोई टूल बना रहे हैं तो उसका कुछ यूज होगा, और अगर हम स्टोन का टूल बना रहे हैं तो उसका यूज क्या है? पहले के समय में या तो उसको मीट काटने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, या इसी किसी ऐसे ही किसी कारण से उसको यूज किया गया है। Some may have been attached to handles of bones or wood to make spears or arrows for hunting. अच्छा, इसके साथ साथ एरोज भी बनाए गए हंटिंग के लिए। Other tools were used to chop wood, which was used as a firewood. Wood was also used to make huts or tools. यानी कि लकड़ी की हट, झोपड़ियां, लकड़ी के औजार यानी जैसे तीर, और लकड़ी के कई अन्य प्रकार के टूल्स भी मिले हैं। ये देखिए, ये आपको डायग्राम में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्टोन टूल्स जो है इस तरीके से उनको आगे से पैना कर कर शार्प करके उनकी कटिंग एज को यूज किया गया है। नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने के लिए एक सूटेबल जगह को चूज करना, ये पिछले पुराने समय में कैसे हुआ करता था, आइए समझते हैं। लुक एट मैप नंबर 2 below. All the places marked with the red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. यानी कि इस मैप में जो जो राइट रेड कलर के ट्राइंगल्स हैं, वहां पर हंटर गैदरर्स के कुछ साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, हंसगी है, करनूल है। ये सभी जगह पैलियोलिथिक साइट्स हैं। पैलियोलिथिक साइट्स का मतलब है पाषाण काल की जो साइट्स हैं पुरानी, उनको पैलियोलिथिक साइट्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stones were easily available. अच्छा, अब आपने ज्यादातर देखा होगा कि नदियों के घाट पे, नदियों के किनारों पे बड़ी बड़ी रॉक्स या चट्टानें जो होती हैं वो मिलती हैं, और काफी अच्छी क्वालिटी का पत्थर वहां पे मिलता है। अगर क्वालिटी अच्छी है पत्थर की तो उससे अच्छे औजार भी बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए लोग नदी किनारे ज्यादा बसना पसंद करते थे, ताकि वहां जो स्टोन अवेलेबल है वहां उस स्टोन से अच्छे औजार बनाए जा सके। ये आपको इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। ये पिक्चर है भीमबेटका मध्य प्रदेश की। फाइंडिंग अबाउट द फायर। फायर के बारे में हम चलिए समझते हैं, कैसे इसके ट्रेसेस कैसे मिलते हैं। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। करनूल की जो केव्स हैं वहां पर फायर के ट्रेसेस मिले हुए हैं, ऐश के ट्रेसेस मिले हुए हैं। यानी कि जो राख है, इतनी पुरानी राख वहां पे मिली हुई है करनूल केव्स में। तो इसका मतलब ये है कि उस समय के लोग आग का भी यूज करते थे। ठीक है। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, or to roast meat,
and to scare away animals. Why do we use fire today? हम आज फायर का यूज क्यों करते हैं, ये आप लोगों को सोचना है. A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with a shift to relatively warm conditions. In many areas, this led to the development of grassland, and this in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep, cattle, animals that survived on grass. आज से लगभग 12,000 साल पहले के आसपास हमारे पृथ्वी के क्लाइमेट में कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस होना चालू हुए. यानी हम कोल्ड कंडीशंस से वार्म कंडीशंस की तरफ मूव करने लगे. और जैसे जैसे वार्म कंडीशंस बढ़ती गई, ग्रासलैंड्स ज़्यादा ग्रो होने लगे. यानी कि धरती पर ग्रासेस ज़्यादा ग्रो करने लगी. और आपको पता है कि ग्रास अगर ज़्यादा ग्रो करेगी तो ग्रास को खाने वाली जितनी भी स्पीशीज है उनकी भी ग्रोथ बढ़ जाएगी, जैसे कि डियर है, एंटीलोप है, गोट, शीप या कैटल. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. अब इन एनिमल्स को फॉलो करते करते ह्यूमंस ने क्या किया, हर्डिंग और रियरिंग के बारे में सोचना चालू किया. यानी कि अगर इन एनिमल्स को फॉलो करते करते उन्होंने इनकी फूड हैबिट्स को देखा, समझा, इनके ब्रीडिंग सीजन्स को देखा और समझा, फिर कैटल, गोट, शीप इन एनिमल्स को हर्ड करना, चराना, रियरिंग, पालना चालू किया. साथ साथ फिशिंग भी एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन बनने लगा. फिर फार्मिंग का स्टार्टिंग होती है, फार्मिंग की एंड हर्डिंग, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. चलिए समझते हैं. This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women, and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. तो फार्मर बनने की जो कहानी है वो चालू होती है जब कई सारी ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, मतलब ऐसी ग्रास जिनमें ग्रेन्स लगते हैं, जैसे कि व्हीट है, बार्ले है, राइस है, ये सब कॉन्टिनेंट मतलब हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में ग्रो करने लगी. ठीक है. तो जब सब कॉन्टिनेंट हमारे इंडिया के अंदर ये इस टाइप की ग्रासेस नेचुरली ग्रो करने लगी, तो कुछ लोगों ने इनको जाने अनजाने में एज अ फूड कलेक्ट किया. फिर जब उनको समझ आया कुछ, तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि ये कहाँ पे ग्रो करते हैं और कब ये पकते हैं, राइप करते हैं. और धीरे 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 एक थिंकिंग डेवलप हुई अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. अब ये अगर कोई झोपड़ी है और अगर यहाँ पे आपने बाहर चारा डाला हुआ है, कोई बकरी आके यहाँ पर चारे को खा रही है, आपने उस बकरी को पकड़ के बांध दिया, तो यहाँ से चालू हुआ रियरिंग ऑफ एनिमल्स इस तरीके से. The first time animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, also the pigs, lived in herds and most of them ate grass. क्योंकि ग्रासलैंड धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो ग्रास खाने वाले जितने एनिमल्स थे उनको टेम करना भी, मतलब पालना भी आसान हो गया था, क्योंकि उनका मेन फूड तो ग्रास था. Often, people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. तो यहाँ पर आगे हम समझते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ. जैसे जैसे एग्रीकल्चर और हर्डिंग डेवलप हुआ, अब जीवन का तरीका बदलने लगा. आइए समझते हैं. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years.
When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, and driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. आपका ये खेत है, आपने यहाँ पर कुछ बीज बोए। अब आपको पता है कि इस बीज को ग्रो करने में दिन लग सकते हैं, हफ्ते भी लगेंगे, महीने भी लग सकते हैं या साल भी लग सकती हैं। तो जब हमारे एंसेस्टर्स को समझ आया कि हम जो सीड्स प्लांट कर रहे हैं उनको ग्रो करने में टाइम लगेगा, तो उन्होंने फिर परमानेंट सेटलमेंट चालू किया। जो नोमैडिक लाइफ थी, हंटिंग गैदरिंग की, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना, उसमें चेंजेस देखने को मिले। लोग अब अपना पक्का घर बना के एक ही जगह रहना चालू कर रहे थे, ताकि एक जगह रह के जो प्लांट्स उन्होंने लगाए हैं, जो सीड्स उन्होंने लगाए हैं, उनकी देखभाल कर सके और समय आने पर उनको पकाकर खाया जा सके। As grain had to be stored for both food and seed, as people had to think of ways of storing it in many areas, they began making large clay pots or baskets or dug pits into the ground. देखिए, एक के बाद एक चीज निकलती चली जा रही है। अब प्लांट्स ग्रो कर गए, यानी ग्रास ग्रो कर गई, आपके पास व्हीट आ गया, सपोज बार्ले आ गया या राइस आ गया। अब आपको इसको एज अ फूड भी स्टोर करना है, जितना प्रोडक्शन हुआ है उसको आपको उसको एज अ सीड भी स्टोर करना है अगले साल के लिए, अगले समय के लिए, अगले सीजन के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको स्टोरिंग की व्यवस्था करनी होगी। तो उसकी वजह से पॉट बनाए गए, बास्केट्स बनाए गए या जमीन के अंदर गड्ढे करे गए। रियरिंग एनिमल्स मतलब एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. अब आपने एक जानवर पाला, उस जानवर से आपको दूध भी मिलेगा, उस जानवर से आपको मीट भी मिल सकता है, उस जानवर से आपको, अगर हम बात करें शीप की, तो वूल भी देता है शीप, ठीक है। तो एक ही जानवर के मल्टीपल यूज हैं, उसको एज ए स्टोर ऑफ फूड भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए एनिमल रेयरिंग चालू हुई। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, you will notice on map number 2 some of the blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. चलिए मैं आपको मैप नंबर 2 पे ले चलता हूँ। ये है आपका मैप नंबर 2। तो जो ब्लू स्क्वायर्स हैं, जैसे कि बुरजाहोम, मेहरगढ़, चिरांद, महागड़ा, दाऊजली हदिंग, इस टाइप की जो साइट्स है, हल्लूर, पय्यमपल्ली, ये जो साइट्स हैं, यहाँ पर बताया जाता है कि एग्रीकल्चर के सबसे अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिले हैं। तो आई होप यहाँ तक अभी आपको क्लियर होगा। These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present-day Kashmir, and in east and south India. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plant and animal bones. One of the most exciting finds include remains of burned grain. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. तो यहाँ पर एविडेंस मिला है जले हुए ग्रेन का, एनिमल्स की बोन्स का, इस टाइप के कई सारे एविडेंसेस मिले हैं जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया है। इससे पता पड़ता है कि फार्मर्स और हर्डर्स, ये जो साइट्स हैं, जैसे बुरजाहोम है, मेहरगढ़ है, ये साइट्स फार्मर्स और हर्डर्स के परमानेंट सेटलमेंट हुआ करते थे। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, अब धीरे धीरे हमारा जो सिविलाइजेशन था वो सेटल्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहा है।
Archaeologists have found traces of huts and houses at some sites. For instance, in Burzahum, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hulls from both inside and outside the hut, which suggests that depending on weather, people could cook food either indoors or outdoors. बुर्जा होम जैसी कुछ साइट्स पर पिट हाउसेस देखने को मिले हैं, मतलब गड्ढे के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर घर बनाना। और वहां पर कुछ कुकिंग, अगर हम देसी भाषा में कहें तो चूल्हे भी मिले हैं। उससे ये पता पड़ता है कि डिपेंडिंग ऑन वेदर, मतलब मौसम के हिसाब से लोग घर के बाहर या घर के अंदर खाना बनाना पसंद करते थे। Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. कई जगह से स्टोन टूल्स भी मिले हैं, और जो अर्ली पैलियोलिथिक टूल्स थे उनसे ये टूल्स अलग हैं, इसीलिए इनको नियोलिथिक टूल्स कहते हैं। इसमें इंक्लूडेड है फाइन कटिंग एज, मोर्टार्स और पेसल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो नियोलिथिक टूल्स हैं, ये इनकी फाइननेस ज़्यादा है, प्लस इनका साइज थोड़ा छोटा है ना। ये आप देख रहे हैं, इनमें कटिंग एज अच्छे से बनाई जा रही है, फाइननेस इंप्रूव हो रही है, और साइज भी इनका छोटा है। मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। कई जगह पर अर्दन पॉट्स भी मिले हैं, समटाइम्स डेकोरेटेड एंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग द थिंग्स। Besides, they began weaving cloth or using different kind of materials, for example cotton. समय के साथ लोगों ने क्लॉथ सिलना चालू किया, क्लॉथ की वीविंग चालू हुई, कई जगह कॉटन से हो रही थी। Did things change everywhere and all at the same time or once? Not quite. मतलब क्या ये चेंजेस सभी जगह सभी टाइम एक ही साथ आ गए थे? नहीं, ऐसा संभव भी नहीं है। In many areas, men and women still continue to hunt and gather the food, and elsewhere people adapted farming and herding slowly. कई जगह पर लोग अभी भी वही पुराने ढर्रे पर अपना जीवन यापन कर रहे थे, हंटिंग एंड गैदरिंग के थ्रू। कई जगह पे लोगों ने फार्मिंग एंड हर्डिंग चालू कर दी थी धीरे धीरे। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ की अगर हम बात करें, दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स टू ईरान। अब यहाँ पर आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये हो गया कि बोलन पास अगर कल को एग्जाम में पूछा जाता है तो किसको कनेक्ट करता है? ईरान से कनेक्ट करता है वो। तो यानी कि हमारे नॉर्थ वेस्ट में होगा ये मेहरगढ़ जो साइट है, ये हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में होगी। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड wheat एंड rear sheep and goats for the first time in this area. ये उन कुछ जगहों में से है जहां पर बार्ले और व्हीट की फसल सबसे पहले लोगों ने ग्रो करना चालू की थी, और सीप भेड़ बकरियों को पालना चराना चालू किया था। One of the earliest places that we know about. At this site, many animals' bones are found. Bones of wild animals such as deer and pig are also found. Other finds at Mehergarh include remains of square और rectangular houses. अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं मेहरगढ़ के अंदर। Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. हर घर के अंदर 4 या उससे ज्यादा कंपार्टमेंट्स हैं, कुछ को स्टोरेज के लिए भी यूज किया गया होगा, ऐसा मानना है। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, and which were probably meant to serve as food in the next world. जन्म मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में हम लोग विश्वास रखते हैं, और अगर किसी बरियल में, किसी की कब्र में या किसी को जहां दफनाया गया है, उस डेड बॉडी के साथ उस
कुछ खाने पीने का सामान, या जैसे कि मेहरगढ़ में डेड बॉडी के साथ गोट को भी बरी किया गया है, तो इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड में उसको एज अ फूड सर्व करने के लिए वहां पर बरी किया गया है। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड इन दिस चैप्टर। आई होप ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगेगा। जैसा भी आप इसको पसंद करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। काफी मजा आ रहा है इन लेक्चर्स को बनाने में मुझे भी, और आई होप आपको पढ़ने में भी आएगा। थैंक यू।